हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। आपने अलग अलग मेथड्स के बारे में सुना होगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड। तो आज हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे फोकस करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल हमारे पास है आज, उसमें हमारे को क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको देखते हैं एक बार। हमको दिया गया है कि हमारे पास कॉलम का साइज़ है 400 बाय 500। इसका मतलब इट्स अ रेक्टेंगुलर कॉलम। तो जब हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम रहेगा तो हमको फाउंडेशन भी रेक्टेंगल ही बनाना पड़ेगा। फिर सेफ बेरिंग प्रेशर माने सॉइल आपका कितना लोड ले सकता है, उसकी वैल्यू दी है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हर 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर मैं रेक्टेंगल कंसिडर करता हूँ फाउंडेशन, तो वो 200 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है। फिर हम लोग जाएंगे लोड ऑन कॉलम, दैट इज़ 1000। इसका मतलब लोड जो है हमारे कॉलम पे 1000 किलो न्यूटन का है। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ M15 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 ग्रेड स्टील। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा गिवन डेटा। तो आपके पास न्यूमेरिकल में जो जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो सारी हम लोग गिवन डेटा में लिख देंगे। जैसे हमारा कॉलम का साइज़ 400 बाय 500 mm, लोड जो है सॉइल बेरिंग प्रेशर, उसको हम लोग P0 से डिनोट करेंगे। ये हो गया 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारे जो लोड कॉलम के ऊपर है वो है 1000 किलो न्यूटन, उसको हम लोग W से डिनोट करेंगे। फिर अगर मैं M15 ग्रेड कंक्रीट यूज़ करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड मेरा सिग्मा CBC हो जाता है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये चीज़ आपको टेबल में दी हुई है IS 456-2000 के। फिर हम चलते हैं Fe415 स्टील की तरफ। अगर मैं Fe415 यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा सिग्मा ST हो जाता है 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी गिवन डेटा में। फिर हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। सेकंड स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे सारे डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स। तो डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं? हमारा मॉड्यूलर रेशियो है 280/3 सिग्मा CBC। तो अगर आप सिग्मा CBC का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये आएगा 18.66। फिर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस हम लोग फाइंड करेंगे XC। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस सिग्मा ST डिवाइडेड बाय m इंटू सिग्मा CBC होल मल्टीप्लाइड बाई D। यहाँ पे मुझे D का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ये ब्रैकेट में जो टर्म्स है ये सारी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये कैलकुलेट होके हो जाता है 0.4 इंटू D। 0.4 को हम लोग कैपिटल K से डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। सो PT स्टैंड्स फॉर परसेंटेज ऑफ स्टील एंड बैलेंस स्टैंड्स फॉर बैलेंस सेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है 50 इंटू K सिग्मा CBC बाई सिग्मा ST। तो K का वैल्यू हमने अभी देखा था 0.4 आया था, तो वो अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमको मिल जाएगा P परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन 0.71%। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है साइज़ ऑफ फुटिंग। साइज़ ऑफ फुटिंग में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मैं लोड्स कैलकुलेट करूँगा। मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि लोड ऑन कॉलम 1000 किलो न्यूटन है। इसका मतलब 1000 किलो न्यूटन का लोड मेरे कॉलम पे लग रहा है, लेकिन सेल्फ वेट के बारे में हमने कुछ बात नहीं की है। तो यहाँ पे हम लोग एक अजम्पशन करेंगे कि मेरा जो सेल्फ वेट है कॉलम का या फिर फाउंडेशन का, वो है 5% ऑफ टोटल लोड। तो 1000 का लोड लग रहा है, उसका 5% हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। सो टोटल लोड जो है हमारा हो जाता है 1050 किलो न्यूटन, 1050 किलो न्यूटन्स। इसके बाद में मैं एरिया ऑफ फुटिंग कैलकुलेट करूँगा कि मुझे कितना एरिया फुटिंग का देना पड़ेगा सो दैट ये 1050 किलो न्यूटन का लोड मेरा फाउंडेशन अच्छे से बैलेंस कर सके। उसके लिए सिंपल फार्मूला होता है, आप टोटल लोड जो हमने कैलकुलेट किया था उसको डिवाइड कर दें P0 से। सो आपको पता है हमारा टोटल लोड 1050 था, P0 का वैल्यू 200 था, तो हमारा एरिया आ जाता है 5.25 मीटर स्क्वायर। अगर आप mm स्क्वायर में लिखना चाहें तो वो हो जाएगा 5.25 इंटू 10⁶ mm स्क्वायर। अब अगर मैं मेरा फाउंडेशन कुछ इस तरीके से कंसिडर करता हूँ, जिसमें ये अंदर का रेक्टेंगल मेरा कॉलम दिखा रहा है, ये प्लान है, और बाहर का रेक्टेंगल मेरा फाउंडेशन का एजेस दिखा रहा है। 500 बाय 400 का मेरा कॉलम था और मैं चारों साइड इक्वल ओवरहैंग अज्यूम कर रहा हूँ। इसका मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब मेरा x डिस्टेंस का ओवरहैंग है। तो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाउंडेशन का हो जाता है 500 + 2x, वर्टिकल डिस्टेंस फाउंडेशन का हो जाता है 400 + 2x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि मेरा एरिया कितना होना चाहिए। एरिया होना चाहिए 5.25 इंटू 10⁶ mm स्क्वायर।
और मुझे डायमेंशंस पता है 500 + 2x 400 + 2x, तो मैं इन दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके इस रिक्वायर्ड एरिया से इक्वेट कर दूंगा। तो वही हमने किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वेट किया 5.25 × 10⁶ से। तो वहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा x का वैल्यू आना चाहिए 920.9। बट अब आप 920.9 तो एक्चुअल में प्रोवाइड नहीं कर सकते। 920.9 एक बहुत अनप्रैक्टिकल वैल्यू है, तो उसको मैं राउंड अप करूँगा हायर साइड पे। आपको राउंड अप ऐसे करना है कि ये 50 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 920 को मैं 950 पे राउंड अप कर दूँगा। तो इसका मतलब मेरे चारों साइड, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, चारों साइड मैंने 950 mm का ओवरहैंग दिया है फाउंडेशन का। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा फाउंडेशन का साइज़ आपको याद होगा 400 + 2x और 500 + 2x ये था। तो डायमेंशन हो जाता है 2300 और 2400 mm, 2300 एंड 2400 mm। अब हमने जब डायमेंशन को थोड़ा सा अपडेट किया है, हमारा एरिया हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 920 आना चाहिए था, हमने 950 ले लिया। तो अब मैंने ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कर दिया है, तो मेरा बेयरिंग प्रेशर जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं इफेक्टिव अपवर्ड सॉइल प्रेशर कैलकुलेट करूँगा फिर से। तो P0 का वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू क्या होगा, टोटल लोड जो था आपका डिवाइडेड बाय अपडेटेड एरिया। अपडेटेड एरिया यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो टोटल लोड था 1050 किलो न्यूटन्स, तो 10⁻³ हमने डाल दिया यहाँ पे, और डिवाइड कर देंगे एक्चुअल एरिया से जो हमने प्रोवाइड किया है, मैंने 2300 मल्टीप्लाइड बाय 2400। तो ये आता है 0.19 N/mm²। इसका मतलब आपका जो अपडेटेड सॉइल प्रेशर है वो 0.19 N/mm² है। आगे के सारे कैलकुलेशंस में हम P0 की वैल्यू 0.19 यूज़ करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। स्टेप नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। यहाँ पे हम लोग डेप्थ फाइंड करते हैं हमारे फाउंडेशन की। अभी हमने साइज़ फाइंड कर लिया था 2300 एंड 2400। अब मुझे डेप्थ चाहिए। डेप्थ फाइंड करने के लिए मेरे पास 3 क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, दूसरा होता है वन वे शेयर क्राइटेरिया, और तीसरा होता है टू वे शेयर क्राइटेरिया। तो हम तीनों क्राइटेरिया से एक एक करके डेप्थ निकालेंगे एंड देन हमारा फाइनल डेप्थ हम लोग चूज़ करेंगे इन तीनों में से। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया पे चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में होता क्या है, आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है वो फेस ऑफ कॉलम पे रहेगा। मैंने आपके कॉलम के फेस से चिपक के आपके दोनों सेक्शंस रहेंगे एक्स और वाई। तो एक्स डायरेक्शन का क्रिटिकल सेक्शन को मैं बोल देता हूँ x1, और वाई डायरेक्शन का जो क्रिटिकल सेक्शन है उसको बोल देते हैं y1। दोनों आप देखेंगे फेस ऑफ कॉलम से चिपका के लिए हमने। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है जो कि x डायरेक्शन में है उसको मैं कैपिटल BX ऐसा बोलूँगा। तो कैपिटल BX है 2400 और जो वर्टिकल डायमेंशन है उसको मैं बोलूँगा BY, कैपिटल BY, जो कि हो जाता है 2300। ये दो टर्म्स याद रखें, आगे के कैलकुलेशन में हम BX और BY ये टर्म्स को यूज़ करेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट x और y एक्सिस पे। तो अगर मैं वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस देखता हूँ, ये वाली y1, तो इस पे बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, P0 × BY × x²/2। यहाँ पे P0 क्या है, हमने जो अभी 0.19 कैलकुलेट किया था पिछले स्टेप में वो। BY क्या है, आपका वर्टिकल डिस्टेंस। x क्या है, ओवरहैंग का डिस्टेंस जो कि 950 है, और बाय 2। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे हम कि जब मैं मोमेंट अबाउट y कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं BY लूँगा। तो जब मैं x निकालूंगा तब x के साथ में x रहेगा, y के साथ में y रहेगा। यहाँ पे आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें। 0.19 BY हो जाता है 2300, x था 950/2, स्क्वायर करना ना भूलें। इसके बाद में आपका वैल्यू आ जाता है 197.2 × 10⁶ N/mm। इसका मतलब आपके y एक्सिस पे इतना मोमेंट लग रहा है, ये अप्लाइड मोमेंट है। सिमिलरली मैं मोमेंट अबाउट x भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, जब आप मोमेंट अबाउट x निकाल रहे हैं आप bx कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका मोमेंट आ जाता है 205.77 × 10⁶ N/mm। अभी हमारे पास x और y दोनों के मोमेंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम मोमेंट है वो कैलकुलेट करूँगा, वो यहाँ से चूज़ करूँगा जो कि मेरे डिज़ाइन में यूज़फुल रहेगा। दोनों में से ऑब्वियसली mx बड़ा है 205, तो मेरा मैक्सिमम अप्लाइड मोमेंट हो जाता है mx, दैट इज़ 205.77 × 10⁶ N/mm।
चलिए, अब मेरे पास मैक्सिमम मोमेंट का वैल्यू मिल गया है। अब मुझे डेप्थ निकालना है, तो डेप्थ कैसे निकालेंगे? हमारा जो मैक्सिमम मोमेंट था वो अप्लाइड मोमेंट था, माने आपके फाउंडेशन पे इतना मोमेंट लग रहा है। अब हमको चेक करना है कि हमारे फाउंडेशन की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, उसकी खुद की स्ट्रेंथ कितनी है। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंस हमने लास्ट स्टेप में देखा था कि अप्लाइड मोमेंट एक्स डायरेक्शन में बड़ा था एज़ कम्पेयर टू वाई, तो मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी एक्स डायरेक्शन में ही निकालूंगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अबाउट एक्स एक्सिस ये हम निकालेंगे। तो जब मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अबाउट एक्स निकालूंगा, मेरे फॉर्मूले में भी बी एक्स ये टर्म रहेगा। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तो बी एक्स इंटू एक्स सी इंटू सिग्मा सी बी सी बाई 2 ये हमारा फॉर्मूला है, इंटू डी माइनस एक्स सी बाई 3। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग बी एक्स का वैल्यू डालेंगे 2400, एक्स सी का वैल्यू 0.4 डी हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला था। सिग्मा सी बी सी 5 हमको पता है, डी इज़ अननोन, तो इसको डी ऐसे ही रहने देंगे। एक्स सी विल अगेन भी 0.4 इंटू डी एंड देन 3। तो ये आ जाता है आपका 2080 डी स्क्वायर। तो डी हमने अननोन रखा था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मैंने डी के टर्म्स में निकाला। अब हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास अप्लाइड लोड है, अप्लाइड मोमेंट है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो मोमेंट अबाउट एक्स एंड रेजिस्टेंस अबाउट एक्स दोनों इक्वेट करेंगे। तो 2080 डी स्क्वायर विल बी इक्वेटेड विथ 205.77 इंटू 10⁶। तो यहाँ से मुझे D1 का वैल्यू मिलता है 314.53, 314.53। तो ये पहला D1 है। D1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट क्राइटेरिया से मिला है। ऐसे ही मुझे सेकेंड और थर्ड क्राइटेरिया से भी 2 वैल्यूज़ और मिलेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 होता है वन वे शेयर क्राइटेरिया। यहाँ पे हम लोग शेयर फोर्स कंसिडर करेंगे। उसमें सबसे पहला स्टेप हो जाता है परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन। हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला था 0.71, वही वैल्यू यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे। फिर हम चलेंगे शेयर रेजिस्टेंस। तो शेयर रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपको याद रखना पड़ेगा, वी हैव टू रेफर टेबल नंबर 23 विच इज़ गिवन ऑन पेज 84। ठीक है, लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस के अलग अलग टेबल्स हैं, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए पेज 84 रेफर करेंगे हम। वहाँ पे हमको परसेंटेज ऑफ स्टील का वैल्यू गिवन है और टाउसी का वैल्यू गिवन है अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। तो सिंस मैं M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं M15 वाला कॉलम देखूँगा। वहाँ से मुझे 0.71 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए, तो मैं नॉर्मल इंटरपोलेशन कर सकता हूँ एंड वहाँ से मुझे टाउसी का वैल्यू मिलता है 0.33 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये मेरी हो गई टाउसी की वैल्यू। अब मुझे क्या करना है? मुझे आगे जाना है। अब हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारा जो फाउंडेशन है उसको हम एक स्लैब जैसा ट्रीट करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को स्लैब जैसा ट्रीट कर रहे हैं, हमारा टाउसी के वैल्यू को हमको के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 84। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ अज्यूम करेंगे कि मेरा जो डेप्थ है वो 300 से बड़ा होने वाला है, जो कि हमने स्टेप नंबर 1 में ऑलरेडी देख लिया है कि 314 तो मिनिमम आना ही चाहिए। तो 300 से बड़ा है, तो अगर 300 से बड़ा है मेरा डेप्थ, तो मैं के का वैल्यू 1 ले सकता हूँ। ये टेबल 84 में दिया हुआ है। फिर टाउसी का अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा के इंटू टाउसी टेबल जो हमने पिछले स्टेप में कैलकुलेट किया था 0.33। तो 1 इंटू 0.33 विल अगेन भी 0.33 न्यूटन पर mm²। सो टाउसी का मेरा अपडेटेड वैल्यू है 0.33 न्यूटन पर mm²। अब सिंस आपने देखा था पिछले स्टेप में बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो होता है फेस ऑफ कॉलम पे, यहाँ पे। बट जब हम लोग शेयर फोर्स क्राइटेरिया कंसिडर करते हैं, वन वे शेयर क्राइटेरिया, तब हमारा क्रिटिकल सेक्शन जो है वो हमारे फेस ऑफ कॉलम से डी डिस्टेंस दूर होता है। तो अगर मैं y2 सेक्शन कंसिडर करूँ तो ये डी डिस्टेंस दूर रहेगा, वेयर डी इज़ योर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जो कि अननोन है, अभी मुझे उसका डी का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, और ये जो शेडेड रीजन है, मैंने हमारे सेक्शन के राइट साइड का पूरा रीजन, ये पूरा रीजन हमारे शेयर फोर्स में कंट्रीब्यूशन देगा। तो ये रेक्टेंगल जो बन रहा है शेडेड रीजन, उसका डायमेंशन क्या है? 2300, जिसको हम लोग BY भी बोल रहे हैं, और ये छोटी चीज़ स्ट्रिप बचती है उसकी। तो स्ट्रिप का डायमेंशन कितना है? 950 ओवरऑल डायमेंशन है ओवरहैंग का। हमने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया था इसको, और वहाँ से मैंने D माइनस करना है, तो मुझे बचेगा 950 माइनस D। तो ये मेरा स्ट्रिप हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले शेयर फोर्स कैलकुलेट करूँगा, जो कि इस y2 सेक्शन पे एक्ट करने वाला है। तो उसको कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है। आपका P0 उसको मल्टीप्लाई कर दे आपके शेडेड रीजन के एरिया से।
तो शेडेड रीजन का एरिया कैसा है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हम लोग दोनों डायमेंशन मल्टीप्लाई कर देंगे 2300 और 950 माइनस डी, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको पी नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा शेयर फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका शेयर फोर्स का वैल्यू आएगा फॉर वाई एक्सिस। एक बार शेयर फोर्स का वैल्यू मिल गया तो मैं स्ट्रेस भी निकाल सकता हूँ। स्ट्रेस निकालना बड़ा इजी है, टाउ वी अबाउट वाई एक्सिस, ये रहेगा शेयर फोर्स अबाउट वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय बी वाई इंटू डी। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। वी वाई का वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाला था, वो यहाँ लिख देंगे हम, डिवाइड कर देंगे 2300 इंटू डी। 2300 क्या है, बी वाई। यहाँ पे फिर से हमको याद रखना है, जब मैं स्ट्रेस वाई एक्सिस पे निकाल रहा हूँ तो मैं बी वाई वाला टर्म यूज़ करूँगा कैलकुलेशन में। जब अगले बार हम लोग एक्स के लिए कैलकुलेशंस करेंगे तब एक्स वाले टर्म्स डालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास टाउ सी का वैल्यू भी है, टाउ वी का वैल्यू भी है, तो मैं क्या करूँगा, टाउ वी और टाउ सी दोनों को इक्वेट कर दूँगा। तो आपको पता है टाउ सी हमारा 0.33 था, टाउ वी अभी हमने निकाला, उसको अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो डी का वैल्यू मुझे मिलता है 347.11। और सिंस ये सेकंड क्राइटेरिया से हम निकाल रहे हैं तो इसको मैं बोलूँगा D2। तो D1 हमने पिछले स्टेप में निकाला था जो कि था 314, D2 अभी इस स्टेप में हमारा निकलता है 347.11। तो हमारे पास अभी दो वैल्यू हो गए D के। अच्छा, अब ये कैलकुलेशंस थे हमारे वाई एक्सिस के लिए। सिमिलर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं एक्स एक्सिस के लिए भी। तो एक्स एक्सिस के लिए भी सेम रहेगा। एक्स एक्सिस में हम लोग क्रिटिकल सेक्शन कंसिडर करेंगे जो कि हमारे फेस ऑफ कॉलम से डी डिस्टेंस दूर है। फिर नीचे वाला रेक्टेंगल जो है शेडेड रीजन, उसका एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। तो वी एक्स माने शेयर फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, पी नॉट इंटू एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे बस चेंज ये होगा कि हमने वी एक्स के केस में बी एक्स ये वाला वैल्यू लेंगे हम लोग। तो हमारा शेयर फोर्स कुछ इस तरीके से आ जाएगा। शेयर फोर्स मिल गया तो मैं शेयर स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। अगेन यहाँ पे आपको याद रखना है, जब आप शेयर स्ट्रेस एक्स में निकाल रहे हैं तो फोर्स एक्स में रहेगा और डायमेंशन भी एक्स में रहेगा। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें और एक बार हमको टाउ वी भी मिल गया तो फिर से हमको करना वही है कि हम लोग टाउ सी और टाउ वी को इक्वेट करेंगे। तो आप सारी वैल्यूज़ डालें यहाँ पे और आपको पता चलेगा कि आपका D2 जो एक्स डायरेक्शन में आपने निकाला था वो भी 347.11 ही आ रहा है। इसका मतलब वन वे शेयर में हमारा एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में D2 का डिस्टेंस या फिर D2 का डायमेंशन जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो सेम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे डायमेंशंस तो अलग अलग हैं। रेक्टेंगल फाउंडेशन था 2300 बाय 2400, तो रेक्टेंगल फाउंडेशन में एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेम आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप स्ट्रेस निकालते हैं, स्ट्रेस में आपने वी एक्स जब कैलकुलेट किया था, यहाँ पे आपने 2400 मल्टीप्लाई किया था जो कि न्यूमरेटर में है, और नीचे आप बी एक्स से वापस डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका जो डायमेंशन है फाउंडेशन का वो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डाल रहे हैं, जो कैंसिल हो जाता है। तो आपका रेक्टेंगल फाउंडेशन है या स्क्वायर फाउंडेशन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फ़र्क किस चीज़ से पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है आपका ये जो ओवरहैंग है ना, जो हमने स्टेप नंबर 2 में निकाला था 950 mm, वो चीज़ आपका इम्पॉर्टेंस प्ले करता है। हमने इनिशियली, आपको याद होगा, अज्यूम किया था कि हमारे कॉलम के चारों साइड ओवरहैंग सेम है, एक्स का वैल्यू सेम है 950 mm चारों साइड। तो सिंस हमारा ओवरहैंग चारों साइड सेम है, इसलिए मेरा एक्स और वाई में वैल्यू सेम आ रहा है। हाँ, अगर एक्स और वाई का ओवरहैंग अलग अलग रहता तो फिर मेरा एक्स और वाई का डेप्थ भी अलग आता, बट इस केस में हमने सेम अज्यूम किया है तो हमारा डेप्थ भी दोनों डायरेक्शन सेम आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्राइटेरिया। अब चलते हैं हम थर्ड क्राइटेरिया की तरफ। थर्ड क्राइटेरिया है टू वे शेयर। टू वे शेयर को पंचिंग शेयर क्राइटेरिया भी कहा जाता है। ठीक है, पंचिंग शेयर क्राइटेरिया माने क्या है कि आपका कॉलम जो है वो फाउंडेशन के अंदर पंच हो जाएगा, जस्ट लाइक योर पंचिंग मशीन। आप पेज में छेद करते हैं पंचिंग मशीन को लेके, वैसे ही आपका कॉलम आपके फाउंडेशन के अंदर घुस जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज पंचिंग क्राइटेरिया। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको फिर से एक प्रॉपर डेप्थ देनी पड़ेगी सो दैट पंचिंग शेयर में हमारा फाउंडेशन फेल ना हो। उसके लिए हम लोग रेफ़र करेंगे IS 456-2000 के क्लॉज 31.6.3.1 जो कि गिवन है पेज नंबर 59 पे। वो क्लॉज क्या बोलता है कि आपका KS जो वैल्यू है दैट विल बी 0.5 प्लस बीटा सी, वेयर बीटा सी इज़ द रेशो ऑफ योर कॉलम डायमेंशंस, शॉर्टर डायमेंशन बाय लॉन्गर डायमेंशन। तो 0.5 तो वैसा का वैसा रहा। बीटा सी में हमारा कॉलम डायमेंशन क्या था?
400 बाई 500 mm, या मीटर में बात करूँ तो 0.4 मीटर बाई 0.5 मीटर। तो शॉर्टर डायमेंशन इज़ 0.4, लॉन्गर डायमेंशन इज़ 0.5। तो इसका रेशो 0.5 से ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 1.3। अब ये क्लॉज जो है 31.6.3.1 ये बोलता है कि अगर आपका KS का वैल्यू 1 से छोटा है तो जो वैल्यू आ रही है वो आप कैलकुलेशन में ऐसा का ऐसा यूज़ कर लें। बट अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी आती है, जो कि हमारे केस में आई है, तो आप 1 से बड़ी वैल्यू KS की नहीं ले सकते। इन दैट सिचुएशन आपको KS 1 पे स्टिक करना पड़ेगा। तो इवन दो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू 1.3 है, लेकिन क्लॉज के हिसाब से मैं 1 से ऊपर नहीं ले सकता, तो मैं 1 ही रहूँगा, आगे की कैलकुलेशन 1 यूज़ करूँगा। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं टाउसी पंच पे। सेम क्लॉज 31.6.3.1 ये बोलता है कि आपका जो पंचिंग शेयर है वो कैलकुलेट होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला 0.16 अंडर रूट FCK। अब FCK क्या होता है? ये होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो हम जब M15 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं तो मेरा 15 ये FCK का वैल्यू हो जाता है। तो 0.16 इंटू अंडर रूट 15 ऐसा मैं कैलकुलेशन में यूज़ करूँगा। तो मेरा टाउ सी पंच हो जाता है 0.62 न्यूटन पर mm²। इसका मतलब मेरा टाउ सी का वैल्यू फॉर पंचिंग शेयर इज़ 0.62। ठीक है, अब मुझे परमिसिबल पंचिंग शेयर निकालना है। फिर से हम लोग एक फाउंडेशन को स्लैब जैसा ट्रीट करते हैं। तो मेरा जो टेबल से वैल्यू आ रहा है या फिर इस फॉर्मूले से वैल्यू आ रहा है, इसको मैं K फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा। फॉर पंचिंग शेयर K फैक्टर का वैल्यू हमने अभी निकाला था जो कि 1 आया था। तो मैं क्या करूँगा, मेरा टाउ सी पंच जो परमिसिबल वैल्यू है वो जाएगा KS इंटू टाउ सी पंच। सो 1 इंटू 0.62, सो इट विल रिमेन एज 0.62 ओनली। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि पंचिंग शेयर क्राइटेरिया में हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो X और Y डायरेक्शन में इंडिविजुअली नहीं होता, रादर वो हमारे कॉलम के चारों डायरेक्शन में होता है। ऐसा माने ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट चारों मिला के एक सेक्शन है। यहाँ पे X और Y ऐसे अलग अलग सेक्शन नहीं होते, यहाँ पे एक कॉमन क्रिटिकल सेक्शन होता है जो कि आपके कॉलम के अराउंड रहता है चारों डायरेक्शन में, और उसका डिस्टेंस होता है D/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। चारों साइड D/2 मुझे स्पेस छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, डॉटेड लाइन इज़ माई क्रिटिकल सेक्शन, और क्रिटिकल सेक्शन के बाहर का जितना रीजन है वो पूरा मेरा पंचिंग शेयर के फोर्स में कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे X और Y का अलग अलग कैलकुलेशन नहीं होता, यहाँ पे एक सिंगल कैलकुलेशन होता है जो कि आपका पूरा चारों डायरेक्शन को कंबाइन करके आपको रिजल्ट देता है। यहाँ पे फिर से हमको करना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। इस शेडेड रीजन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये शेडेड रीजन का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? सिंपल है, हमारा फाउंडेशन का डायमेंशन पता था मुझे, ये डायमेंशन है 2400, ये डायमेंशन है 2300। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओवरऑल एरिया मिल जाएगा। मुझे शेडेड रीजन चाहिए तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अंदर का रेक्टेंगल है छोटा वाला उसको माइनस करना पड़ेगा, तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारा कॉलम का डायमेंशन था 500, इधर D/2 ऐड किया, इधर D/2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 500 प्लस D। सिमिलरली वर्टिकल डायमेंशन था कॉलम का 400, ऊपर D/2 नीचे D/2 ऐड कर दिया, तो हमारा वर्टिकल डायमेंशन उस स्ट्रिप का हो जाता है 400 प्लस D। तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन में 2400 इंटू 2300, ये मेरा फाउंडेशन का एरिया हो गया पूरा, उसमें से ये अंदर वाला एरिया माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने के लिए क्या हो जाएगा, -500 प्लस D इंटू 400 प्लस D। तो ये जो वैल्यू आ रहा है इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको सिंप्लीफाई मत करो अभी, इसको आगे के स्टेप में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल गया। फिर पंचिंग शेयर फोर्स कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछले स्टेप में निकाला था, P0 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो P0 था हमारा 0.19, शेडेड रीजन का एरिया हमने निकाला था अभी ऊपर के स्टेप में, वैसा का वैसा हम लोग नीचे लिख देंगे। ये हो गया हमारा पंचिंग शेयर फोर्स। अब हमने पंचिंग शेयर फोर्स निकाला, पिछले स्टेप में भी हमने शेयर फोर्स निकाला था ऐसे ही। उसके बाद में हमने क्या किया था, शेयर फोर्स के बाद में हम गए थे पंचिंग शेयर स्ट्रेस पे। तो यहाँ पे भी हम लोग शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, पंचिंग शेयर स्ट्रेस। सो इट विल बी टाउ वी पंच। ठीक है, हम लोग पंच लिख रहे हैं क्योंकि पंचिंग शेयर का है, राइट। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, वी पंच माने आपका पंचिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है ये वाला, इस सेक्शन का एरिया, वर्टिकल एरिया चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसको अगर मैं 3D डायग्राम बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये है, और वर्टिकली नीचे डेप्थ है मेरी D, तो मुझे ये चाहिए एरिया। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा हमारा डायमेंशन था 400 प्लस D, 500 प्लस D, और डेप्थ है मेरी D,
तो ये जो मैंने शेड किया ना, इसको मुझे कंसिडर करना है अब। तो जब मैं शियर स्ट्रेस निकालूंगा, फोर्स डिवाइडेड बाय ये जो डायग्राम है इसका एरिया, ये शेडेड रीजन का एरिया मैं डिवाइड करूंगा। तो सिंपल है, कैसे करेंगे? पेरीमीटर जो है हमारा 400 प्लस डी प्लस 500 प्लस डी, ये भी प्लस 400 प्लस डी प्लस 500 प्लस डी होल मल्टीप्लाइड बाय डी, ये हो जाएगा मेरा एरिया। तो इसका मतलब 400 प्लस डी मैं 2 बार ले रहा हूँ, तो एक कॉमन 2 बाहर निकाल सकता हूँ। 500 प्लस डी भी 2 बार ले रहा हूँ, वो भी कॉमन 2 बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 400 प्लस डी प्लस 500 प्लस डी होल मल्टीप्लाइड बाय 2, ये पेरीमीटर हो गया मल्टीप्लाइड बाय डी, तो ये मेरा एरिया हो गया। तो जब मैं वी पंच को इससे डिवाइड करूँगा तो मुझे शियर स्ट्रेस का वैल्यू मिलेगा टाउ वी। ठीक है, चलिए तो वही चीज़ हम करते हैं अब। टाउ वी का वैल्यू मिल गया, टाउ सी का वैल्यू मिल गया हमको। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको बस टाउ सी और टाउ वी को इक्वेट करना है वापस से। तो मैंने आपको बोला था तब सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि लास्ट स्टेप में करना ही है। तो ये हो गया हमारा टाउ वी पंच, पूरा सारी वैल्यूज़ मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, पिछले स्टेप में अभी हमने देखा था। इसको इक्वेट कर देंगे टाउ सी पंच से, जो कि हमने 0.62 कैलकुलेट किया था। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा D3 का वैल्यू, जो कि आता है 291.66 mm। अब D3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थर्ड क्राइटेरिया से आया है। तो हमारे पास D1, D2, D3 अब तीनों वैल्यूज़ हो गई हैं। तो अब तीन में से हम कौन सा वैल्यू फाइनल चूज़ करेंगे हमारे आंसर के लिए? ऑब्वियसली इन तीनों में से जो बड़ा है सबसे, वो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या रहेगा? मैक्सिमम ऑफ D1, D2 एंड D3। तो यहाँ से ऑब्वियसली हमारा D3 जो है वो सबसे बड़ा है, 391.66। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐसे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 391.66 आप साइट पे यूज़ नहीं कर सकते, है ना। हमको एक प्रैक्टिकल वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग और राउंड ऑफ कर देंगे हायर साइड पे एंड ट्राई करेंगे कि हम 50 के मल्टीपल में रखें हमारे आंसर्स को। तो D हो जाएगा 400 mm। तो 391 को हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे 400 पे। तो D हो गया मेरा रिक्वायर्ड 400। अभी आगे की कैलकुलेशंस में आई विल बी यूजिंग दिस D। तो हमने डायमेंशन निकाल लिए फाउंडेशन के 2400 बाई 2300, हमने डेप्थ भी निकाल ली 400 mm। अब मुझे उसके अंदर का रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना है, जो कि हम लोग अगले स्टेप में कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर 7 में। अब यहाँ पे हमने जैसे इसको फाउंडेशन को स्लैब जैसा ट्रीट किया है, तो मैं एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रीइंफोर्समेंट पैरेलल टू लॉन्गर एज। तो व्हेन आई से लॉन्गर एज, दैट मीन्स आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल हमने 2400 लिया था, ये वो लॉन्गर एज था। तो मैं रीइंफोर्समेंट इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा मेरा अजम्पशन है इनिशियली। तो जब मैं ये रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करूँगा तब मुझे बेंडिंग मोमेंट लगेगा अलॉन्ग वाई वाई, राइट। ये चीज़ें हमको क्लियर हैं ऑलरेडी। तो लेट्स कॉल इट एज AST1। तो पैरेलल टू लॉन्गर एज को AST1 बोलते हैं। उसका फॉर्मूला हो जाएगा My डिवाइडेड बाई सिग्मा ST D माइनस x/3, राइट। My का वैल्यू हमने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया था बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया के केस में। तो My का वैल्यू अब वहाँ पे जो था डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 140 सिग्मा ST था, डेप्थ हमने 400 निकाली है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारी वैल्यूज़। तो AST1 का वैल्यू आता है 4063.19 mm²। अब यहाँ पे आगे का कैलकुलेशन बहुत इजी है। आपको करना क्या है, आप एक डायमीटर अज्यूम कर लें। तो लेट्स से हम 20 mm का बार डायमीटर अज्यूम करते हैं। तो अगर 20 mm का बार डायमीटर अज्यूम कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ बार्स में कैसे कैलकुलेट करूँगा? AST1 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इंडिविजुअल बार, तो π/4 φ², वेयर φ इज़ 20। तो वहाँ से मुझे आंसर मिलता है 12.9। तो ऑब्वियसली बात है 12.9 ऐसे बार तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, मुझे हायर साइड पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं प्रोवाइड करूँगा 30 नंबर ऑफ बार। तो आप लिखेंगे प्रोवाइडिंग 30 नंबर ऑफ 20 mm 5 बार्स अलॉन्ग लॉन्गर डायमेंशन। ठीक है, अब हम चलते हैं रीइंफोर्समेंट पैरेलल टू शॉर्टर एज। रीइंफोर्समेंट पैरेलल टू शॉर्टर एज, जो कि ऐसा दिखेगा। शॉर्टर एज के अलॉन्ग मैंने 2300 वाले डायमेंशन के अलॉन्ग आपने लगाया है। तो इस केस में जब आप वर्टिकली प्लेस कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट को, तो हमारा सेक्शन XX काम में आएगा, हमारा सेक्शन XX काम में आएगा। तो यहाँ पे मेरा AST2 हो जाता है MX डिवाइडेड बाई सिग्मा ST D माइनस XC/3, राइट। यहाँ पे बस आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने MX लिया है, पिछली बार MY लिया था। तो हमारा AST का वैल्यू आता है 4239.77। अब फिर से हम लोग 20 mm बार डायमीटर अज्यूम करेंगे। नंबर ऑफ बार्स हो जाएगा AST2 डिवाइडेड बाई π/4 φ²।
यहाँ से आता है 13.5। 13.5 अगेन मैं प्रैक्टिकली प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो मैं उसको हायर साइड राउंड ऑफ करूँगा, आई विल मेक इट 14। So that means you are providing 14 number of bars of 20 mm diameter along shorter edge. So this is what is expected. Now coming to the last step, that is checking for development length. अब development length का formula आपको याद होगा, LDE is phi into sigma st by 4 tau BD, right? Phi क्या है आपका बार डायमीटर जो कि 20 था, सिग्मा st क्या है 140, 4 तो हमको पता है। टाउ बी डी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे दो क्लॉजेस हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक क्लॉज है जो बोलता है कि अगर आप FE415 या FE500 यूज़ कर रहे हैं, इन दैट केस आपका टाउ बी डी का जो भी वैल्यू है उसको आपको 60% से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सिंस हम लोग FE415 यूज़ कर रहे हैं तो टाउ बी डी के वैल्यू को मुझे यहाँ पे 60% से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ कैसे करेंगे? सिंपल है, आप ये 1.6 का फैक्टर एक ऐड कर दीजिए एडिशनली। तो ये 1.6 का फैक्टर तभी आएगा जब आप 415 या फिर 500 यूज़ कर रहे हैं। सपोज माइल्ड स्टील है आपके पास 250, तो उस केस में आप ये फैक्टर नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरा टाउ बी डी का एक्चुअल वैल्यू कहाँ से मिलेगा हमको? वो मिलेगा टेबल B 2.1 विच इज़ गिवन ऑन पेज 81। अगेन आपको याद रखना पड़ेगा, टाउ बी डी के दो टेबल्स दिए हैं IS 456 में, एक वर्किंग स्ट्रेस के लिए, एक लिमिट स्टेट के लिए। वर्किंग स्ट्रेस के लिए हम लोग पेज 81 रेफर करना है। तो 81 से मुझे टाउ बी डी का वैल्यू मिला 0.6। ये डिपेंड करता है आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो हमारा M15 ग्रेड है तो उसके लिए 0.6 वैल्यू आता है। तो यहाँ से मुझे डेवलपमेंट लेंथ मिल गया 729.16। इसका मतलब मेरे फेस ऑफ कॉलम से मुझे 729.16 इतना बार को एक्सटेंड करना ज़रूरी है। मिनिमम इतना मुझे एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल स्पेस कितनी है। फेस ऑफ कॉलम से मेरा जो ओवरहैंग निकला था वो था 950 mm का, उसमें से मैं कवर माइनस कर देता हूँ 60 का, तो मुझे बचा 890 mm। 890 mm मेरे पास स्पेस है और मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है? 729। सो रिक्वायरमेंट से ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा की जगह है। सो दैट मीन्स माई डेवलपमेंट लेंथ इज़ सफिशिएंट। मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बार प्रेस कर देंगे और मेरा काम हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट सबसे लास्ट स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कि आपको सबके बाद में एक डायग्राम इस तरीके से बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप सारे डायमेंशंस लिखेंगे। आपका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 2400, वर्टिकल डायमेंशन 2300। हॉरिजॉन्टली आपने जो रीइंफोर्समेंट्स दिए हैं वो हैं 13 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर, और जो वर्टिकली बार्स दिए हैं वो है 14 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर। तो यहाँ पे आपका डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड ख़त्म होता है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझने में डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।